सो गुड आफ्टरनून। आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर पॉल्यूशन, और इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं इसके पिछली क्लास में। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार मेरे ख्याल से हमने एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ लिया था। एयर पॉल्यूशन है क्या, व्हाट आर द एयर पॉल्यूटेंट्स, कितने कैटेगरी के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें आपने देखा था एक प्राइमरी कैटेगरी होती है, एक सेकेंडरी कैटेगरी होती है। तो प्राइमरी के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स और उसके क्या प्रभाव होते हैं, हाउ दे आर जनरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, द्वितीयक प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो सामान्य रूप से किसी भी प्रदूषण जनरेट करने वाले जो सोर्स हैं, चाहे वो हमारा ऑटोमोबाइल है या इंडस्ट्री है या कोई कारखाना है या सिगरेट का स्मोक है, कहीं से कोई धुआं उठ रहा है, कहीं से कोई ऐसी ऑब्नॉक्सियस गैसेस निकल रही हैं, किसी खासतौर से ये फैक्ट्री से होता है, आमतौर पर किसी इंडस्ट्रियल प्लांट से होता है या फिर ऑटोमोबाइल से होता है, वैसे सिगरेट से भी कहते हैं होता है। ये सारे के सारे जो नॉक्सियस पदार्थ हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो ये अपना नुकसान तो ये करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब ये वातावरण में रहते हैं तो इन द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द प्रेसिपिटेशन, बारिश की वजह से क्या होता है कि दे गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड था, वो वातावरण में रहा, बारिश हो गई, वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, वातावरण में आए और उसके बाद क्या हुआ, बारिश के पानी में या नमी की वजह से घुल करके वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये किसी और पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस पदार्थ में कन्वर्ट होने के बाद जो 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 उनका कंस्टिट्यूएंट होता है, जो उसका जो स्थित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, वो होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखिए जैसे कौन कौन से हैं, मैं 2 4 5 जो मेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास के टाइम की लिमिट है अपने पास। सो वन इज ओजोन, आप जानते हो O3, सारे जानते हैं, ओजोन इज डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, है ना, पैन जिसको हम कहते हैं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उसके बाद दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक एक्चुअली एक तो आपने फॉग जानते हो, कुआसा, और उस फॉग में जब इंडस्ट्रियल गैसेस आके मिल जाती हैं, जो धुआं जो फैक्ट्री से निकलता है, वे स्मोक निकलता है, तो स्मोक एंड फॉग, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्मोक है और दूसरा कुआसा यानी कि फॉग, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, स्मोक बना देते हैं। उसके बाद एरोसोल्स है, एरोसोल्स मतलब ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो विच आर द केमिकल पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या फिर मिस्ट हैं, जो क्या करते हैं कि एक कोहरा सा बना देते हैं थोड़ा सा उसमें, उसके प्रेजेंट रहने से वातावरण में, तो ये मिस्ट H2SO4 का ही बन सकता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम देखें कि ओजोन इज हाईली रिएक्टिव गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। और ये कहाँ से निकलता है, ये नेचुरल भी है, नेचुरली ओजोन मिलता है। और आपको पता है कि जो ओजोन है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो उसको हम समताप मंडल कहते हैं, उस समताप मंडल में ओजोन की एक बड़ी सी परत है, मोटी सी परत है, और वो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ये भी कंसर्न है कि वो जो ओजोन लेयर है उसका जो रेफ्रिजरेटर है और दूसरे ऐसे कोई डिवाइस है, उससे जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस निकलती हैं, उसकी वजह से उनका क्षरण हो रहा है। तो वो जो ओजोन डिप्लीशन है उसकी चर्चा हम एक डिफरेंट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि ओजोन जो है वो जनरेट कैसे होता है एंड हाउ दे एक्ट एज पॉल्यूटेंट, क्योंकि ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी है।
ये नेचुरल भी है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे अर्थ के अपर सरफेस पे कुछ ऐसे मैन मेड भी होते हैं। ये खास तौर से जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे कि ये जो सिटी सरफेस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकले, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के कुछ कंपाउंड जो हैं वो जनरेट होते हैं हीट की वजह से, उसके बाद उसमें क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, सनलाइट होती है। तो इन सब से रिएक्शन करने के बाद बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और कुछ दूसरे ऑक्साइड्स हैं, ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हुए ऑक्साइड हैं। ये मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में जब इनको टेम्परेचर मिलता है, दे गेट कन्वर्ट इनटू द ओजोन। अब ओजोन जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट, ठीक है। ओजोन क्या है? एक पॉल्यूटेंट है। और पॉल्यूटेंट इस तरह से है कि जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीन हाउस का गैस का काम करते हैं। सीधा सीधा ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं जो भूमंडलीय तापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट एंड दिस इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये सामान्य तौर पर हम जनरेट नहीं करते, ये हम जो दूसरे पॉल्यूटेंट जनरेट करते हैं उसका ये प्रोडक्ट होता है। उसके बाद देखें कि पैन, ये जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, तो देखिए कि जैसे इमिशन में नाइट्रिक ऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन के जो सामान्य ऑक्साइड हैं, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं कि ये जैसे आर जो है ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या एल्काइल ग्रुप के साथ ये नाइट्रोजन मिलकर के तो एल्काइल नाइट्रेट बना देंगे। उसी तरह से अगर ये नाइट्रिक एसिड है, सॉरी नाइट्रस एसिड है, तो नाइट्रस एसिड जो है ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी है कि इसको टेम्परेचर चाहिए और दूसरा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। उसके प्रेजेंस में क्या होता है कि एल्काइल नाइट्रेट में बदल जाता है। उसी तरह से ये क्या कहते हैं कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये पेरोक्सी एल्काइल नाइट्रेट में बदल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो नाइट्रस एसिड है ये अगर एल्काइल कार्बोनेट के साथ मिल जाता है तो ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे चक्र चलते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कन्वर्जन गोइंग ऑन। बेसिकली द प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हैं। लेकिन इससे जो सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में आप देखिए कि ये हाइड्रोजन और के साथ ये नाइट्रस ऑक्साइड का एक कंपाउंड बन जाता है, ये पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड बन जाता है, नाइट्रस एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं और ये अल्टीमेटली पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तो शुद्ध रूप से एक एयर पॉल्यूशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं दे आर दीज रिएक्शंस पर्टिकुलर जो नीचे बने हुए हैं, दीज आर समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन ऑल्सो। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है। देखिए नाइट्रिक एसिड आया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसमें, ठीक है, उसमें जाकर के, और हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अल्ट्रा वायलेट रेज, ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए कि देयर आर थ्री फैक्टर्स विच जनरेट्स द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल और स्मॉग जो होते हैं, जो ऐसे स्मॉग हैं, स्मॉग जैसे जो होता क्या है, धुआं और कुहासे से मिलकर के जो एक जो स्मॉग जैसी संरचना बनती है, उसका निर्माण होता क्यों है? उसका निर्माण फोटोकेमिकल जो कुछ कंपाउंड बनते हैं उसकी वजह से होता है। और उन कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक PAN पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो है, और दूसरे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एरोसॉल हैं, दूसरी चीजें हैं, या फिर एज सच जो मिस्ट वगैरह का निर्माण होता है, ये कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो धुएं के, वो फॉग से मिल करके मिस्ट बना देते हैं, और उसमें भी कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब मिलकर के फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। इस स्लाइड्स को आप ध्यान से देखना और याद करना। उसके बाद देखिए ये सोलर एनर्जी से क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा है। देखिए सबसे पहले जो जनरेट हो रहा है पॉल्यूटेंट फैक्ट्री से, ऑटोमोबाइल से और दूसरी चीजों से,
तो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन से क्या निकला, नाइट्रिक ऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और हाइड्रोकार्बन निकले। अब ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, उसके बाद इससे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा जो एसिडेन बनाएगा। उसी प्रकार से ये अगर हाइड्रोकार्बन के साथ मिल जाएंगे पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देंगे। अगर ये हाइड्रोकार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर ये वातावरण में आ जाए तो ये भी एरोसॉल्स और दूसरी चीजें बनाते हैं और काफी खतरनाक होते हैं वातावरण के लिए। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है वातावरण का वो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अल्ट्रावायलेट रेज मिल रही हो उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ओजोन का निर्माण कर देते हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट गोज ऑन टू प्रोड्यूस दिस फोटोकेमिकल स्मॉग। उसके बाद ये देखिए अर्बन एयर पॉल्यूशन में क्या होता है। आप देखिए आमतौर पर आप सब ने देखा होगा कि एक ब्राउन रेंज का, खासकर से ये जो स्मॉग है ना, ये एक तो कुहासा होता है, धुआंसा होता है और एक धूल वाला भी एक फॉग से बनता है। खासतौर से आपने अगर रेगिस्तानी इलाके में कभी आप गए हैं तो वहां आपको धूल भरी आंधियां चलती हैं और वहां सर्दियों के मौसम में खासतौर से जो रेत के साथ जो कुहासा है वो मिल करके एक ब्राउनिश धुएं जैसा एक अपीयरेंस देता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो फोटोग्राफ है इसमें आपको एक ब्राउनिश कुहासा सा दिख रहा है एंड दिस इज अ फोटोकेमिकल स्मॉग। ये लॉस एंजलस नाम के एक सिटी का डायग्राम है। ये ब्राउनिश यानी भूरे और नारंगी के हेज के साथ अगर एक कुहासा आमतौर पर आपको पता है कि सफेद कलर का होता है ना, कोहरा जिसको आप कहते हो, वो सफेद होता है, लेकिन सफेद कलर कहीं पे नारंगी या भूरे रंग का आपको नजर आए तो आप यूं समझ लीजिए और सनलाइट में ये दिखे तो ये जो है दीज आर द फोटोकेमिकल स्मॉग जिसका निर्माण होता है। और ये न सिर्फ जो ये किसी जगह की जो विजिबिलिटी है वो घटाते हैं, बल्कि ये खास तौर से हेल्थ के लिए और सांस के रोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। और जहां जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, जैसे दिल्ली है खासतौर से आजकल एक प्राइम एग्जाम्पल है, वहां पर अक्सर ऐसे सीन देखे। उसी प्रकार से एरोसोल जो है ये बहुत ही फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स है। ये किसी भी तरह से निकाले नहीं जा सकते और ये ड्रॉपलेट जैसे कि अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, एस है ना, ये नीचे आते हैं सरफेस आने के बाद क्या होता है कि ये थोड़े गर्म होने के होते हैं और गर्म होने के बाद फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं ये, और ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ी सी वार्मिंग होती है, फिर ये ठंडे हो जाते हैं। तो ठंडे होने के बाद क्या होता है कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ये ज्वालामुखी का धुआं था या किसी फैक्ट्री से निकला हुआ स्मोक है, ये सारे के सारे बारिश में घुल करके क्या होंगे, इसके एसिड जैसा कुछ बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये फिर क्या होंगे कि ये निकलते हैं और ये इनका क्या इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन के दौरान ये वार्मिंग होती है और वो वातावरण में चलता है। वातावरण जाने के बाद फिर क्या होता है कि ज्यादा कूल होने के बाद इनके जब ये वार्मिंग होती है तो उसमें से हाइड्रोजन अलग वाटर अलग हो जाता है और ये जो ऑक्साइड है सल्फर के और नाइट्रोजन के और दूसरे जो ऑक्साइड अलग हो जाते हैं। और ये फिर ठंडे होने के बाद क्या होते हैं कि एरोसॉल का मतलब जैसे कि आप जैसे स्प्रे वगैरह जो करते हो ना उसका किसी परफ्यूम का, दैट इज एरोसॉल। उसमें होता क्या है कि उसके क्या कहते हैं, परफ्यूम के छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छी खुशबू देते हैं। वो बेसिकली जो कूलेंट गैसेस होती हैं उनके साथ मिला करके रखे होते हैं और वो स्प्रे के साथ बाहर निकलते हैं। तो वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होता क्या है कि उसकी मौजूदगी वातावरण में होती है। उसी प्रकार मिस्ट जो है, इसका आप साइज जो मान लीजिए, मिस्ट जो है एरोसॉल से थोड़ा सा बड़े साइज का पार्टिकल्स है। दीज आर द पार्टिकुलेट फॉर्म्स ऑफ different kinds of compounds, say for example the fluoride and chloride and bromide of hydrocarbons। उसके बाद सल्फर के कंपाउंड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। उसी प्रकार से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कौन सा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से। ये जो सारे जो पार्टिकल्स हैं ये वातावरण में सस्पेंड होने के बाद
क्या होते हैं कि ये एरोसॉल या का निर्माण करते हैं। अभी देखिए इसके इफेक्ट क्या होते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पार्टिकुलेट मैटर है जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, इसका सोर्स क्या इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं। इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स मतलब जो थर्मल जो प्लांट्स जो ज़्यादा होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स होते हैं, वो है। मोटर व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर। कंस्ट्रक्शन में जितना मशीन चलता है, धूल उड़ता है, वो धूल है। एग्रीकल्चर है, जो सारे डस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके इफेक्ट ये हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेस पैदा करते हैं, श्वसन रोगों को पैदा करते हैं। और जो अगर इसका लॉन्ग टर्म ये क्या कहते हैं एक्सपोजर हो, लंबे समय तक आदमी उस वातावरण में रहे, तो उससे श्वास नली से संबंधित कुछ गंभीर बीमारियां, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाती है, और ये अल्टीमेटली हार्ट डिजीज हो सकता है। ये इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस कर देता है। और कुछ पार्टिकल जो होते हैं ये, इसमें से खास तौर से जो कुछ ऐसे एरोसॉल्स हैं, कुछ फोटोकेमिकल स्मॉग्स के जैसे पार्ट हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी व्हीकल से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, या फिर जहां पर भी नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत हो रहा है, क्योंकि होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर, आपको पता है कि अमोनियम सल्फेट है, उसके फॉस्फेट्स हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं। और ये सबसे पहले क्या होता है कि आपने जितने भी खाद का प्रयोग किया, खाद अल्टीमेटली मिट्टी में आ जाता है, मिट्टी के बाद क्या होता है नाइट्रोजन के फॉर्म में आकर के, और उसके बाद फिर समहाउ वो वहां से नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर के धूल के साथ उसके जो ऑक्साइड है वो हवा में भी चले जाते हैं। और उसके बाद जब भी स्प्रे करते हैं, खासतौर से कोई इस तरह का कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो नाइट्रोजन बेस्ड है, उसके जरिए, तो कई प्रकार के जो एग्रीकल्चर फार्मलैंड है वहां पर जो एक तो वहां के जो फर्टिलाइजर्स है वहां से आता है, पेस्टिसाइड से भी आ सकता है, और दूसरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जो श्वसन नलिका है, उसको नुकसान करते हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। और अस्थमा यानी कि जो दमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। सल्फर के ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल प्लांट से, जहां भी कोयला जलाया जा रहा है या इस तरह से फॉसिल फ्यूल जलाए जा रहे हैं, वहां से निकलता है, यहाँ भी क्या करे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका निर्माण मोटर व्हीकल से होता है या इंडस्ट्री से होता है, जहां भी कहीं फर्नेस जल रहा है, कहीं भट्टियां जल रही हैं, फायर प्लेसेस हैं, वहां पर ये होता है। और मैंने पहले आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन के साथ एक टेम्पोररी बॉन्ड बना लेता है, और ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर ऑक्सीजन को जोड़ना चाहिए था, वो जगह हीमोग्लोबिन का ऑक्यूपाई कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड ने, और ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब कि आपको एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, शरीर में, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, थकान हो जाएगी, मेंटल इंपेयरमेंट हो सकता है, और ज्यादा खतरनाक स्थिति होने पर डेथ भी हो सकती है। उसी प्रकार से जो ओजोन है, ये सामान्य तौर से तो एक ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, लेकिन ये आंखों को भी इरिटेशन देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, चेस्ट पेन देता है, और दूसरे प्रॉब्लम करता है। तो अगर लो एक्सपोजर है किसी भी एयर पॉल्यूशन का, तो उससे आंखें जलेंगी, हमारे सांस लेने में तकलीफ आएगी, सांस लेते वक्त प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, और दूसरी चीजें इसमें होने लग जाती हैं। तो इसमें अलग अलग, जैसे ये सारी चीजें, ये सारी जैसे डिस्कस की, सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकुलेट मटेरियल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। ये लंग्स में अगर जाने के बाद क्या करते हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, इसको इंपेयर करते हैं, इसको कमजोर करते हैं। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड है, ये हमारा जो सांस की जो नलिका है, जो एयरवे है हमारे नाक से लेकर के फेफड़े तक, उसमें क्या करते हैं, वो सिकुड़ जाती है। उसी प्रकार से मोनोऑक्साइड के बारे में बताया कि ये जो रक्त का जो हीमोग्लोबिन है उसके आयरन से बाइंड कर जाती है, उससे हेडेक, फैटिक और दूसरी चीजें होती हैं, और ये ओजोन का बता दिया। तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स थे या दूसरे जो भी पॉल्यूटेंट्स है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो बनते कैसे हैं, उनके सोर्स क्या हैं, और उससे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव है उसकी चर्चा हमने की।
ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पोस्ट करिए।